गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमें हमारी पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने डिस्कस किया कि संघवाद क्या होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फीचर्स है फेडरलिज्म के। क्या भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक है या एकात्मक है। उसी चीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि भारत के संविधान का एकात्मक लक्षण, यानी कि भारत के संविधान में जिस तरीके से हमने डिस्कस किया कि भारत के संविधान में कुछ एक संघात्मक शासन प्रणाली के जो फीचर्स है वो देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरीके से भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण भी देखने को मिलती है, यानी यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान में वे कौन से गुण हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जहां पर सारी जो पावर्स होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, यानी कि राज्य सरकार है अगर वो कोई भी उससे पावर लेती है तो वो केंद्र सरकार के अधीन होकर, यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपनी क्या करती है, शक्तियों को अर्जित करती है। यानी मेन जो पावरफुल होती है वो कौन होती है, वो होती है केंद्र सरकार। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो भारतीय संविधान है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स है, यानी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय शासन व्यवस्था है उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था के भी विशेषताएं यानी कि लक्षण अपने देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम एक थिंकर है, एक राजनीतिक शास्त्री हुई है डॉक्टर जेनिक्स, उन्होंने कहा है कि भारत केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ है। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो उस समय कुछ ऐसी कि केंद्र सरकार को इसमें ये कहा गया है कि भारत केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कुछ शक्तियां निहित की गई है ताकि उस समय की जरूरत, यानी कि जो भी उस समय की जरूरत थी, परिस्थितियां थी और जिस प्रकार का भी ऐतिहासिक अनुभव रहा है, तो उसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को पावरफुल बनाया गया था ताकि शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। भारत जो सॉवरन कंट्री है, यानी कि उसने एक लंबे टाइम पीरियड में गुलामी सहने के बाद जो आज़ादी प्राप्त की है उस चीज़ को, अपनी सॉवरेनिटी को कायम रख सके, इसलिए राज्य सरकार के मुकाबले केंद्र सरकार को कुछ ज़्यादा पावर्स दी गई है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि भारतीय जो सरकार है उसका संघीय ढांचा है। ये तो अपने को देखने को मिलता है कि भारतीय जो संविधान है उसका जो ढांचा है वो संघीय प्रवृत्ति का है, परंतु कुछ इसके अंदर ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शासन व्यवस्था के हैं उसके कुछ लक्षण है वो किसकी तरफ दर्शित करते, किसकी तरफ इशारा करते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि एकात्मक जो शासन व्यवस्था के जो लक्षण है उनकी तरफ वो जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची के मुताबिक संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, 3 सूची बनाई गई है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का पृथक्करण किया गया है ताकि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषय के महत्व में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार क्या कर सके, कानून बना सके और अपनी अपनी ज़रूरतों का, अपनी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों का क्या कर सके, उत्थान किया जा सके और राज्य स्वायत्ता को भी एक प्रकार से राज्य को स्वायत्ता भी प्रदान किया जा सके। ये बात देखने को मिलती है, परंतु उसके बावजूद भी केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है। कैसे हम देखते हैं कि जो संघीय विषय के जो टॉपिक रहती है वो टोटल 100 है। इसके अलावा जो जो संवर्ती सूची है उसमें भी हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार में दोनों मिलकर कानून बनाती है, पर दोनों में विवाद होने पर जो मेन जो डिसीजन दिया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अवशेष जो शक्तियां हैं वो भी केंद्र सरकार को दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अवशेष शक्तियां हैं वो किसको दी गई है, वो राज्य सरकार को दी गई है, परंतु भारत की अगर बात की जाए तो अवशेष जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दी गई है। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि राज्य के मुकाबले केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियां हैं। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था की भी विशेषताएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, यानी कि
भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है, उसके मुताबिक राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसको कुछ शक्तियां दी गई है। उसी शक्तियों में एक प्रमुख शक्तियां हैं संकटकालीन शक्तियां। जो संकटकालीन शक्तियों के जब यानी कि जब जब 3 आर्टिकल है, यानी 3 वो आधार है जिनके बेसिस पे भारत के अंदर संकटकाल की घोषणा की जा सकती है। वे आधार है अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 के अंतर्गत किया गया है कि जब आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाती है और बाहरी कोई संकट आ जाता है तो उसके आधार पर क्या किया जाता है, देश के अंदर राष्ट्रपति यानी संकटकालीन की घोषणा कर दी जाती है। 356 यानी कि जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाए, यानी कि राज्यों के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के मुताबिक नहीं चलाई जाती है, यानी कि उसके मुताबिक कार्य नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उस स्पेसिफिक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। फिर आर्टिकल है 360 वित्तीय संकट के आधार पर भी जब तीनों स्थिति देश के अंदर उत्पन्न हो जाती है, यानी कि तीनों बेसिस पे जब भी राष्ट्रपति संकटकालीन की यानी इमरजेंसी लागू करते हैं तो उस बेसिस पे जो संरचना है, यानी कि जो शासन व्यवस्था का जो ढांचा है वो संघात्मक शासन व्यवस्था से एकात्मक शासन व्यवस्था में चला जाता है, यानी कि जो सारी पावर है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है, यानी कि उस मंत्रिमंडल के पास चली जाती है, जिसके बेसिस पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं और संविधान में बिना किसी संशोधन के ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जबकि इमरजेंसी लागू कर दी जाती है और कि देश में एकात्मक शासन व्यवस्था का क्या होता है, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती है उस वक्त। अब आते हैं राज्यों के गवर्नर की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट अपना कि जो राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, जो जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि गवर्नर के जो अपने पद पर उतने ही वक्त पर बना रहता है जब तक राष्ट्रपति का क्या होता है, विश्वास प्राप्त रहता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी गवर्नर को क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है, वहां पे जो गवर्नर जो होते हैं उनकी नियुक्ति है वो जनता के द्वारा की जाती है और उनका जो कार्यकाल है वो एक फिक्स होता है, परंतु भारत के अंदर जो गवर्नर है उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और परंतु कई बार स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है जब संकटकालीन की जब स्थिति आ जाती है, यानी कि जब राज्य के अंदर इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है, यानी कि संकटकालीन की घोषणा कर दी जाती है, यानी आपातकाल लग जाता है, तो उस दौरान राष्ट्रपति के एक एजेंट के रूप में कौन है, गवर्नर है, वो कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है राज्यों की सीमा में परिवर्तन, यानी कि संविधान में जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें ये है कि कानून पास करने का बेसिकली जो राइट है, जो सारे जो कानून पास किए जाते हैं उनकी जो शुरुआत है वो संघ सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि किसी भी मतलब कि राज्य की सीमा में वृद्धि करना, उसकी सीमा को कम करना, ये सब जो कार्य है वो संघ सरकार यानी पार्लियामेंट के द्वारा किए जा सकते हैं। तो जो आर्टिकल 3 है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है कि अधिकार प्रदान किया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है और उसकी सीमाओं में क्या किया जा सकता है, उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह हम देखते हैं कि पंजाब राज्य से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। तो ये एक प्रकार की क्या है कि हम देख सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि राज्यों को अपने संविधान बनाने का अधिकार है, यानी कि जो राज्य है यानी कि इसमें कहा गया कि राज्यों को अपने संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि जो यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था के मुताबिक हम देखते हैं कि राज्यों को अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट नहीं है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो अमेरिका है वहाँ जो सोवियत संघ है, वहाँ जो संघ की जो इकाइयाँ हैं वो अपना सेपरेट अलग से क्या बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, यानी संविधान बना सकती है। परंतु भारत में इस तरीके से अगर देखा जाए तो संघीय संविधान के अकॉर्डिंग ही संघ की जो इकाइयाँ हैं वो कार्य करती है। तो उनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, इतने पॉइंट्स हमने स्टडी किए, यानी देखा, पढ़ा, अध्ययन किया कि किस तरीके से वे कौन से लक्षण है यानी फीचर्स है जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं एकात्मक शासन व्यवस्था की भी देखने को मिलती है। उसी चीज़ को आगे एक पॉइंट और कराते हुए नेक्स्ट पॉइंट है इकहरी नागरिकता, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था के जो लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, उनमें एक प्रमुख विशेषता इकहरी नागरिकता भी है। यानी कि भारतीय संविधान के मुताबिक भारतीय जो नागरिक है उन्हें इकहरी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि एक समय में भारतीय नागरिक एक ही देश की नागरिकता ले सकता है। भारत में राज्यों के आधार पर अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जिस तरीके से अमेरिका और स्विट्जरलैंड में प्रावधान किया गया है कि उनकी एक पहचान अपने देश के नागरिक होने के आधार पर और एक
अपने प्रांत यानी कि संघ की जो इकाइयां हैं उनके आधार पर उन्हें दी जाती है। परंतु भारत में एक गहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एक भारत के नागरिक की पहचान एक भारतीय होने के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, यानी कि जो राज्यसभा है यानी कि संघ की इकाइयों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो उच्च सदन है पार्लियामेंट का, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्यों में मतलब राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यों को जो इसके अंदर जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वह राज्य की क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यानी प्रतिनिधि जहाँ से आती है, यानी सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं राज्यसभा के अंतर्गत वो उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में इसमें 5 सीटें। इस प्रकार से यानी कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा जो 12 सदस्य है यानी कि जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधित्व नहीं होते। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ फीचर्स मतलब कुछ विशेषताएं यानी फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि अमेरिका के अंतर्गत हम देखते हैं वहाँ का जो यानी कि पार्लियामेंट है उसके अंतर्गत वहाँ के जो हाउस है उसमें एक मतलब कि सेनेट में प्रत्येक राज्य को 2 सीटें दी गई है, यानी कि वहाँ पे जनसंख्या के आधार पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ पे 50 जो मतलब संघ की जो इकाइयाँ हैं 50 जो स्टेट है उनको मतलब यानी सेनेट में सभी का मतलब 2-2 सीटें हैं, इसलिए टोटल 100 प्रतिनिधि होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना एकीकृत यानी न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका के अगर हम देखें तो दूसरे जो संघीय संविधान के विपरीत वहाँ पे दोहरी न्यायपालिका देखने को मिलती है, परंतु उसी तरीके से अपने यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका देखने को मिलती है। यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो राज्यों में अलग से हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है, परंतु उन सभी पे जो मतलब कि एक जो सर्वोच्च न्यायालय है उन सभी पे मतलब हाई कोर्ट पर जो नियंत्रण बनाए रखने का, कंट्रोल बनाए रखने का कार्य करता है वह सुप्रीम कोर्ट है। इस तरीके से एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो अमेरिका है और जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे क्या है कि राज्यों की जो न्याय की जो प्रणाली है वो केंद्र की न्यायिक प्रणाली से क्या है, अलग है, पृथक है, परंतु यहाँ अपने भारतीय संविधान में इस चीज की नहीं देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के प्रोविजन के मुताबिक, संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है संघीय सशस्त्र सेनाओं को राज्य में भेजना, यानी कि जो संघीय जो सामान्य देखा जाता है कि बेसिकली कि केंद्र सरकार के मतलब राज्यों में कोई भी विपदा वगैरह आ जाती है, राज्यों की प्रार्थना पर केंद्र सरकार संघीय सशस्त्र सेनाएं भेजती है ताकि वहाँ पे शासन व्यवस्था को एक व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। परंतु कई बार होता है कि केंद्र सरकार राज्यों की बिना प्रार्थना के यानी कि उनकी बिना रिक्वेस्ट के तब भी क्या किया जाता है कि जो केंद्र की जो सशस्त्र सेनाएं हैं उस राज्य में भेज दी जाती है। बेसिकली हम देखते हैं कि राज्यों में जो केंद्र की जो दफ्तर वगैरह होती है उनकी सुरक्षा करने का कार्य राज्य सरकार का होता है, यानी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। परंतु फिर भी उसके बावजूद भी मतलब कि केंद्र सरकार बिना उसकी प्रार्थना पत्र पर अपनी सेनाएं वहां पे भेज देती है बिना अनुरोध पे, यानी कि इस प्रकार से मतलब राज्यों में केंद्र का मतलब बिना चाहे हस्तक्षेप किया जाता है, बिना मतलब कि अनावश्यक यानी बिना जरूरत के। तो इस पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी एकात्मक शासन व्यवस्था के फीचर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है आर्थिक दृष्टि से राज्यों पर निर्भर होना, यानी कि क्या होता है कि मतलब कि राज्यों के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं होते पर्याप्त कि वह मतलब कि अपनी आर्थिक मतलब कि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इसलिए वह अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। केंद्र सरकार की इच्छाओं पर ही राज्य शासन करते हैं, उनसे उन्हें टाइम टाइम पर यानी कि अनुदान मिलते रहते हैं। इसलिए वित्तीय क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं कि राज्य जो सरकारी होती है वो राज्य मतलब कि केंद्र पर निर्भर रहते हैं। तो इसलिए ये भी एक एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण है, यानी कि इसके अंदर भी केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है वित्तीय क्षेत्र के आधार पर यानी आर्थिक दृष्टि से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं व पुलिस सेवाएं, यानी कि इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स को यानी कि सम अदर्स यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं कि जिस तरीके से इसमें ये है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं यानी कि ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है और जो पुलिस सेवा है इसके अंतर्गत इनकी जो भर्ती वगैरह है, इनकी नियुक्ति है वो भर्ती है वो किसके द्वारा की जाती है, संघ सरकार के द्वारा की जाती है।
परंतु ये जो कार्य, ये संघ सरकार के गृह मंत्रालय के मुताबिक ये कार्य करते हैं, उसके अधीन इनके, परंतु ये कार्य कहाँ करते हैं, राज्य में कार्य करते हैं। तो इनके तबादले तो कर सकते हैं, परंतु इनसे पद से हटाने का कार्य किसके पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अपना कि संविधान में संशोधन के संबंध में संघ की शक्ति। इसमें यह कहा गया है कि बेसिकली जो भी संविधान में कोई भी संशोधन करना होता है तो उसमें जो ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, वो संघ है, यानी केंद्र सरकार, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा ही संशोधन किया जाता है। बहुत कम ऐसे रेयर चांस होते हैं जबकि राज्य सरकार की भी स्वीकृति ली जाती है, यानी कि राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है। भाई राज्यों की, यानी कि संविधान में अगर संशोधन से रिगार्डिंग कोई भी पहल करनी होती है तो वो संघ के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा नहीं की जाती, राज्यों के द्वारा वह पहल नहीं की जाती। तो इसमें यह कहा गया है कि संविधान के में बहुत सारे ऐसे मतलब कि प्रावधान है, ऐसे प्रोविज़न है जिनमें मतलब कि संशोधन करने का जो अधिकार है वो किसको है, पार्लियामेंट को है, और वो अपने साधारण मतलब कि बहुमत के द्वारा भी इसमें चेंजेस करती है। परंतु बहुत ही कम ऐसे विषय है जिसमें आधे से अधिक राज्यों, 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की भी स्वीकृति ली जाती है। परंतु अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर देखते हैं कि जो प्रत्येक संविधान में, यानी कोई भी संशोधन करना हो, प्रत्येक संवैधानिक संशोधन के लिए राज्यों की भी स्वीकृति लेनी आवश्यक है। परंतु भारत में अगर देखा जाए तो राज्यों को संवैधानिक संशोधन से रिगार्डिंग इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो ये जितने भी हमने आज फीचर्स देखे, उन फीचर्स के बेसिस पे, यानी कि उन एकात्मक लक्षण के आधार पर, एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ ऐसे विशेषताएं हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, उसका कुछ झुकाव एकात्मक शासन व्यवस्था के भी तरफ है। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको क्यों अपनाया गया, और वे कौन कौन से फीचर्स है जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो पूर्ण रूप से एकात्मक या संघात्मक नहीं है, बल्कि एक सहकारी संघात्मक शासन व्यवस्था है भारत के अंदर। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।